एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जय श्री राम। अब हो गया, किसी चीज को एक्सेस मत कीजिए। अब विश्वास हुआ कि जॉब छोड़े? ये अभी भी नहीं विश्वास हुआ? विश्वास हो गया? जब जॉब ही छोड़ दिए तो कुछ खिलाएं क्या? अब तो अब तो सीन ऐसा क्रिएट हुआ है कि दाव उल्टी पड़ गई। अब आप ही को हमको भोज खिलाना पड़ेगा। अरे जॉब करते तब ना खिलाते पिलाते, अब जॉब छोड़ दिए तो कैसे खिलाए पिलाए? वही तो। चलिए, आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर है केमिकल थर्मोडायनामिक्स। इसको बोलते हैं हम लोग हिंदी में रासायनिक उष्मा गतिकी। चैप्टर थोड़ा भारी है, और ऐसे भी अब जो जो चैप्टर मिलेगा सब आपको भारी ही मिलेगा। अब यहाँ से लेके पूरा केमिस्ट्री आगे जो भी है, चाहे आप 12th में जाइए, बीएससी में जाइए, इंजीनियरिंग में जाइए, जहाँ भी आपको केमिस्ट्री पढ़ने के लिए मिलेगा वो बहुत आसान अब आपके लिए नहीं होगा। बस यही है कि यदि आपका बेसिक अच्छा है तो आप हर बात समझ लेंगे, और जितना ज़्यादा उसको प्रैक्टिस उस पर प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा वो आपका होता चला जाएगा। ये एक अलग बात है। चलिए, चैप्टर का नाम लिखिए तो। ये चैप्टर आप फिजिक्स में भी पढ़ते हैं। थर्मोडायनामिक्स आप फिजिक्स में भी पढ़ते हैं, ये केमिस्ट्री में भी पढ़ना है। लेकिन दोनों जगह दो अलग अलग चीजें हैं। ऐसा नहीं है कि दोनों जगह सेम चीज है। फिजिक्स की बातें फिजिक्स फिजिकल बातें फिजिक्स में होती हैं, केमिस्ट्री की जो केमिकल बातें हैं वो केमिस्ट्री में होती है। लेकिन बहुत कुछ मिलता जुलता वहां से है इसका। आइए, वहां नहीं समझे होंगे तो यहां समझ लेंगे। चलिए, चैप्टर का नाम लिखिए तो। रासायनिक उष्मा गतिकी। रासायनिक उष्मा गतिकी, इंग्लिश में इसको बोलते हैं बाबू केमिकल थर्मोडायनामिक्स। बेहतरीन चैप्टर है यदि आप समझ रखते हैं साइंस की तो। केमिकल इक्विलिब्रियम और आयनिक इक्विलिब्रियम कम बेहतरीन था क्या? ऐसे ऐसे चैप्टर ही अब मिलेंगे आपको कंसेप्चुअल, जिसमें आपको बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा। बढ़िया गया। सबसे पहले हम इस चैप्टर को ही डिफाइन करते हैं। नीचे एरो दीजिए और लिखिए, रासायन विज्ञान की वह शाखा रासायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें विभिन्न प्रकार की जिसमें विभिन्न जिसमें विभिन्न प्रकार की ऊर्जा तथा रासायनिक परिवर्तन के बीच के संबंध
के बारे में, संबंध के बारे में पढ़ा जाता है, उसे रासायनिक ऊष्मागतिकी कहते हैं। अब जो हम यहां पर लिखे हैं, पहले उस बात को समझें कि ये क्या लिखा हुआ है। आप देखे होंगे कि जब आप पानी में चूना पत्थर मिलाते हैं, देखिएगा खौलने लगता है वो। यदि हम उसमें हाथ डुबो दें तो वो इतना गर्म होता है कि आपके हाथ में फोका फुला देगा। इसका मतलब है कि वहां उस रासायनिक अभिक्रिया के दौरान ऊर्जा मुक्त हो रही है, ऊर्जा निकल रही है। गर्म यदि हो रहा है और आग हम लगाए नहीं, अपने आप गर्म हो रहा है, तो इसका मतलब है कि ऊर्जा निकल रही है। कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं ऐसी होती है जो होगी, उसके बाद उसमें हाथ डालिएगा तो वो ठंडा आपको महसूस होगा। जैसे आप पानी में ग्लूकोज मिला दीजिए और उसके बाद आप उस पानी को छुइए तो आपको ठंडा महसूस होगा। तो अलग अलग तरह की रासायनिक अभिक्रियाएं होती है। कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं ऐसी होती है जिसमें उष्मा मुक्त होती है, कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं ऐसी होती है जिसमें उष्मा ग्रहण होता है, कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसी भी होती है जिसमें उष्मा न मुक्त होता है ना ग्रहण होता है, जो समतापीय अभिक्रिया कहलाता है। तो जिसमें ऊर्जा मुक्त होती है या उष्मा मुक्त होती है उसको हम लोग उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं, जिसमें ग्रहण होती है उसको उष्मा शोषीय अभिक्रिया कहते हैं। ये बात तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। एक्चुअल में हमको इस टॉपिक में सिर्फ ये बात नहीं पढ़नी है, हमको ये बात पढ़नी है कि आखिर कोई रासायनिक अभिक्रिया किस स्थिति में उष्माक्षेपी होती है, क्यों कोई उष्मा का त्याग करता है, और यदि त्याग करता है तो कितना। उस रासायनिक अभिक्रिया का उस त्याग करने वाली उष्मा या ग्रहण करने वाली उष्मा के साथ क्या संबंध है, उस संबंध के बारे में हम पढ़ेंगे। हम ये जानेंगे कि कोई रासायनिक अभिक्रिया यदि उष्मा ग्रहण करती है तो इसके पीछे का कारण क्या है, इसका क्या संबंध है उष्मा से। इन तरह की बातों को हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इसीलिए लिखा हुआ है रासायन विज्ञान की वह शाखा। आप एक चीज ध्यान रखिएगा, रसायन जब लिखते हैं ना तो रॉ लिखा जाता है, और जब रासायनिक लिखा जाता है तो रॉ आकार लिखा जाता है, ये याद रखेंगे। तो रासायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें विभिन्न प्रकार की ऊर्जा तथा रासायनिक परिवर्तन के बीच के संबंध के बारे में पढ़ा जाता है, उसे रासायनिक ऊष्मागतिकी कहते हैं। ठीक है, यहां कोई दिक्कत नहीं ना इसमें। अब देखिए, इसके अंतर्गत आपको दो चीज पढ़ना है। एक पढ़ना है सिस्टम, जिसको हम लोग हिंदी में निकाय बोलते हैं, और एक पढ़ना है परिवेश, जिसको हम लोग इंग्लिश में सराउंडिंग कहते हैं। तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग डालेंगे निकाय। इंग्लिश में इसको हम लोग बोलते हैं सिस्टम, रील वाला सिस्टम नहीं, ये साइंस वाला सिस्टम है। बहुत सारे लोग क्लास नहीं आ रहे थे। आप लोग यूट्यूब पर क्लास कर रहे थे कि नहीं? पिछला 20-25 दिन में जो परेशानी हुई है आपको, उसके लिए हमको बहुत काफ़ी खेद है, और इस पूरी परेशानी की जिम्मेदारी हम लेते हैं कि इसका वजह सिर्फ और सिर्फ हम रहे। लेकिन एक अच्छी बात है कि समय रहते सुधर गए, संभल नहीं गए, सुधर गए। समझे? ये 20-25 दिन का जो टाइम उल्टा पुल्टा हुआ या जो भी अनसर्टेनिटी हुआ आपके साथ, उसमें कहीं ना कहीं हम पूर्ण रूप से दोषी हैं, और आगे ऐसा नहीं होगा। ठीक है, देखो पढ़ाई अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है। खाना पीना, यदि आप एक स्टूडेंट हैं तो खाना पीना से ज़्यादा जरूरी चीज़ ये है, ऐसा हम मानते हैं। आप क्या मानते हैं ये आपका अपना ओपिनियन होगा, लेकिन हम ये समझते हैं कि यदि आपका 2-3 क्लास भी डिस्टर्ब हुआ हमारी वजह से तो ये बहुत दिक्कत वाली बात है, और हमारी व्यवस्था को ये एक तरह से दोषी करार देता है, और हम इसके लिए पूरी तरह से जिम्मेदार हैं।
इसीलिए हमको इस बात की बहुत ग्लानि है कि हमारी वजह से आपका पढ़ाई थोड़ा बहुत डिस्टर्ब हुआ है 20-25 दिन। हालांकि इसकी व्यवस्था हम किए थे, मान लीजिए जैसे 9 से 10 एक ही बैच चल रहा था, हम ऐसा नहीं कि हमने कोशिश नहीं किया कि हम उसको मिनिमाइज कर सकें। 9 से 10 केवल एक ही बैच चलता था, आज फिर देखिए 9 से 10 एक ही बैच है। लेकिन ये सिस्टमेटिक है, ये शुरू से चलते आ रहा है, तो इसमें आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। लेकिन उस टाइम हम क्या किए कि 6 से 7 बैच कर दिए, 7 से 8 कर दिए, ताकि दो टाइम में बट जाए तो लोग आ सकें। उसके बाद फिर यूट्यूब पर लाइव कर दिए, रिकॉर्डेड लेक्चर डाल दिए, टोटल का टोटल पब्लिक मोड में जितना बार मन हो उतना बार देख सकते हैं। इतना करने के बावजूद भी यदि आपका क्लास डिस्टर्ब रहा है तो एक बार फिर से माफ़ी मांगते हैं आपसे। अब आगे से कंटिन्यू रहिए, आगे आपको पता ही है बार बार हम क्या बोलें इस बात को। और 9 से 10 करने का जो मेन मकसद था ना, वो ये था कि अभी भी बहुत सारे लोग स्टूडेंट को यही समझा रहे हैं कि अरे वो जॉब छोड़े नहीं है, वो बस ऐसे ही है, पकड़ लेंगे जॉब। 9 से 10 इसीलिए किए हैं कि 9 बजे से तो स्कूल रहता है, 9 बजे हम यहाँ पढ़ा रहे हैं, 10 से 11 इंग्लिश मीडियम का है। तो के पाठक हमारे ससुर थोड़े हैं जो हमारे लिए स्पेशल व्यवस्था रहेगा, ऐसा कुछ है नहीं। तो आप मेंटली इस बात के लिए सेट हो जाइए कि ये सच्चाई है, इसमें झूठ नहीं है। दूसरा बात ये बताइए कि अभी तक जो बात हम बोलते रहे हैं, क्या ऐसा तो नहीं रहा कि हम बार बार अपने बात से मुंह करते रहे हैं? और इस बीच में हम बोले भी थे कि 20 तारीख तक फाइनल डिसीजन करेंगे, क्योंकि अभी तक हमको खुद नहीं पता, इसलिए हम कुछ बोल नहीं रहे थे। तो आपको हमारे ख्याल से भरोसा करनी चाहिए, कितना करते हैं आप देख लीजिए, बाकी आगे सब चलता रहेगा। लेकिन निकाय, निकाय हेडिंग डाल चुके हैं, सुनिए अब निकाय कहते किसको हैं ये सुनो। जैसे देखो, पूरी दुनिया, पूरा ब्रह्मांड में, सुनिएगा ध्यान से सुनिएगा, पूरे ब्रह्मांड को थर्मोडायनामिक्स में दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? दो भागों में। एक भाग को कहा जाता है कौन चीज? निकाय। और दूसरे भाग को कहा जाता है परिवेश। इंग्लिश में इसको हम लोग सराउंडिंग बोलते हैं, बाद में हम लिखेंगे इसको, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि आप एक बंद बर्तन लिए, जैसे मान लीजिए ये डब्बा है, इस डब्बा के अंदर पानी है, ठीक है। इस डब्बा को हम मान लीजिए, इस डब्बा को हम बंद कर दिए, तो अंदर का जो पानी है और बाहर का जो वातावरण है, इस दोनों चीज को अलग कौन कर रहा है? ये डब्बा, जिसका एक फिक्स बाउंड्री है कि नहीं? तो हम कहेंगे कि ये हुआ हमारा सिस्टम। एक्चुअल में यह ब्रह्मांड का वह भाग है जिस पर हम काम करने वाले हैं, जिस पर हम प्रायोगिक अध्ययन करेंगे, जिसके लिए हम चेक करेंगे कि ये गर्म हुआ, ये ठंडा हुआ, कितना गर्म हुआ, कितना ठंडा हुआ। थर्मोडायनामिक्स में हम जनरली थर्मल चीजों पर काम करेंगे, मतलब गर्म है, ठंडा है, या किस स्थिति में गर्म हुआ, किस स्थिति में ठंडा हुआ। अब एक बात बताइए कि हम यहाँ थोड़ा सा इसको गर्म करेंगे तो ये गर्म हो जाएगा, लेकिन आप बताइए थोड़ा सा गर्म करने पर पूरे ब्रह्मांड पर कोई असर पड़ेगा? कोई असर नहीं पड़ेगा, कुछ वो स्थिर है, वो ऊर्जा कहीं नहीं जाएगी। तो निकाय इसी को कहेंगे जिसको हम इन्वेस्टिगेशन के लिए लिए हैं, जिस पर हम अध्ययन करना चाहते हैं। निकाय छोटा भी हो सकता है, निकाय बड़ा भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए इस पूरे हॉल में आप गर्मी के दिनों में जब बैठते थे तो आप याद कीजिए आपको बहुत गर्मी लगती थी, लेकिन आप थोड़ा सा बाहर निकल जाते होंगे तो आपको गर्मी नहीं लगती होगी। इसका मतलब है कि ये पूरा सिस्टम गर्म है। ये पूरा सिस्टम का मतलब पूरा क्लास हमारा सिस्टम का हिस्सा हुआ, और क्लास का के बाहर जो हो गया वो सिस्टम का हिस्सा नहीं है, परिवेश है। जैसे आप एसी लगाते हैं, एसी लगाते हैं तो आप क्या करते हैं? बाउंड्री फिक्स करते हैं। गेट यदि खुला छोड़ दें, कार में एसी चला के शीशा खोल दें, तो फिर उस एसी का कोई मतलब नहीं है। तो बस वही बात है, जितना दूर आप इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं या जितनी आपको जरूरत है, जिस पर आप काम करना चाहते हैं, वो हुआ निकाय। और निकाय के बाहर का जितना भी क्षेत्र है ब्रह्मांड का, वो सब क्या कहलाएगा? परिवेश। तो हम इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं? हम कहेंगे कि ब्रह्मांड का वह भाग जो प्रायोगिक अध्ययन के अंतर्गत आता है उसे हम निकाय कहते हैं। और दूसरा एक होता है परिवेश। हम कहेंगे कि ब्रह्मांड का वह भाग जो निकाय के बाहर होता है उसे हम
परिवेश कहते हैं। अब आप ये बताइए कि आप मुख्य रूप से किस पर काम करेंगे, परिवेश पर या निकाय पर? आप निकाय पर काम करेंगे, क्योंकि निकाय ब्रह्मांड का एक छोटा सा पार्ट होगा और परिवेश तो पूरा ब्रह्मांड है। हमारी क्षमता नहीं है पूरे ब्रह्मांड पर काम करने की। आई बात समझ में? इसीलिए हम इसको दो भाग में बांटते हैं। जिस पर हम काम करेंगे निकाय, जो बाहर बच गया वो परिवेश। अब परिवेश से उष्मा का आदान प्रदान, पदार्थ का आदान प्रदान होता रहेगा, वो एक अलग बात है, लेकिन हमको मुख्य रूप से काम किस पर करना है? सिस्टम पर, निकाय पर। लिखेंगे लिखेंगे ब्रह्मांड का वह भाग ब्रह्मांड का वह भाग जो प्रायोगिक अध्ययन के अंतर्गत आता है, उसे निकाय कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई बंद बर्तन है और इसमें गैस भरा हुआ है, तो बताइए ये गैसियस सिस्टम कहलाएगा? इसी को हम लोग बोलेंगे गैसियस सिस्टम। अब जरा सुनिएगा, साइकिल के टायर में आप हवा भरते हैं, तो साइकिल के टायर में हवा भरते हैं तो टायर का प्रेशर बढ़ता है या पूरे ब्रह्मांड का प्रेशर बढ़ने लगता है? टायर का प्रेशर बढ़ता है। अच्छा, यदि उस सिस्टम में, टायर वाले सिस्टम में हवा ही ना हो तो चलना मुश्किल हो जाएगा, खटर खटर करते रहेगा साइकिल, है कि नहीं? तो ऐसी स्थिति में हम जो प्रेशर बढ़ाते या घटाते हैं किसका? टायर का। पूरे ब्रह्मांड में क्या चल रहा है उससे भी हमको ज्यादा मतलब नहीं है। हमारे टायर वाले सिस्टम का क्या है, कम है हवा, ज्यादा है ऐसा? क्योंकि हमारे अध्ययन के अंतर्गत तो वो आ रहा है, हम उस पर काम करें, तो जिस पर काम करेंगे वो निकाय कहलाएगा। क्लियर है ये? इसको बना लेंगे और इसके बाद हेडिंग डालेंगे परिवेश। इंग्लिश में इसको बोलते हैं सराउंडिंग। चट्टा कहेगा। इसका मन बढ़ गया क्या जी? फिर गिरा क्या? नहीं ठीक है, अब उसको वो डायरेक्शन ही दिया गया। लिखेंगे इसका इसका डेफिनेशन लिखा है। लिखिए ब्रह्मांड का वह भाग ब्रह्मांड का वह भाग जो निकाय के बाहर होता है, ब्रह्मांड का वह भाग जो निकाय के बाहर होता है उसे परिवेश कहते हैं। तो हम मुख्य रूप से निकाय पर काम करेंगे, इसीलिए निकाय को आगे फर्दर क्लासिफाई किया गया है। तो हमारा अगला टॉपिक होगा निकाय के प्रकार। ये लिख लिए यहां तक? हेडिंग डालिए
निकाय के प्रकार, टाइप्स ऑफ सिस्टम। निकाय के प्रकार, टाइप्स ऑफ सिस्टम। लिखेंगे निकाय 3 प्रकार के होते हैं। निकाय 3 प्रकार के होते हैं। पहला, विलगित निकाय, ऐसे लिखा था, विलगित निकाय। इसको इंग्लिश में कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। एक दूसरा होता है बंद निकाय। इंग्लिश में इसको बोलते हैं क्लोज्ड सिस्टम। और एक तीसरा होता है खुली निकाय। क्या बोलेंगे इसको इंग्लिश में? ओपन सिस्टम। आइसोलेटेड, क्लोज्ड, ओपन सिस्टम। अब तीनों को हम एक एक करके एग्जाम्पल वाइज परिभाषा से समझेंगे। एक नंबर हिरी डालिए तो विलगित निकाय। हो गया था ना लिखा हुआ? एक नंबर लिखिए। विलगित निकाय। इंग्लिश आप चुके पहले लिख चुके हैं तो बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। आप यदि याद कर सके तो याद कर लीजिएगा। अब देखो, विलगित से ज्यादा आसान लगता है आइसोलेटेड बोलना या समझना। तो देख लीजिए आपको जो सही लगे, इसीलिए हम इंग्लिश बराबर लिखते भी रहते हैं आपके बैच में। सुनिए अब थोड़ा ध्यान देना। हम एक बर्तन लेते हैं। इस बर्तन का ढक्कन बंद है मान लीजिए। इसको हम बंद कर दिए, ठीक है। इसमें पानी भर दिए, खूब खौलता हुआ पानी भरे हैं इसमें, एकदम कस के खौलता हुआ पानी भर दिए। अंदर में गर्म नहीं कर रहे हैं, खौलता हुआ पानी उठा के उसमें डाल दिए। ढक्कन बंद है। अब बताइए वेपोराइज तो हो ही रहा होगा अंदर में। जो ठंडा पानी होता है वो भी वेपोराइज होते रहता है अपने आप। अपने आप वाष्पीकरण का प्रक्रम चलता रहता है। तो जो गर्म पानी है वो तो और ज्यादा वेपोराइज होगा, वाष्पीकृत होगा। लेकिन यहाँ पर ढक्कन है बंद। तो मान लीजिए कि पानी जब जल की अवस्था में है, द्रव अवस्था में है, तो भी वो H2O है। और पानी जब वेपर बन जाएगा तब भी वो क्या है? H2O है। बस अंतर है उसके भौतिक अवस्था में। ये है लिक्विड और ये है गैस। लेकिन आप ये बताइए कि यदि बर्तन बंद है तो क्या ये गैस निकल पाएगा? नहीं निकल पाएगा। इसका मतलब ये है कि यदि बर्तन बंद रहेगा तो जो अंदर में डाले वो अंदर ही रह जाएगा, बाहर नहीं आ पाएगा। यानी ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें सिस्टम के अंदर उपस्थित पदार्थ की मात्रा में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा क्योंकि इससे पदार्थ परिवेश, ये हो गया परिवेश और ये हो गया निकाय। तो हम यहां से कह सकते हैं कि निकाय और परिवेश के बीच पदार्थ का, मेटर का कोई आदान प्रदान नहीं हो रहा है। पहला चीज, यदि ये खुला हुआ होता तो तब ये भले पानी बाहर ना निकले लेकिन पानी वेपराइज होके तो निकल जाता, कुछ ना कुछ मात्रा तो घट ही जाती।
तो पहला चीज, निकाय और परिवेश के बीच पदार्थ का आदान प्रदान नहीं हो रहा है। दूसरा, मान लीजिए ये जो वॉल है ये आइसोलेटेड, ये इंसुलेटेड है, आइसोलेटेड नहीं, इंसुलेटेड। इंसुलेटेड का मतलब यह हीट को भी कंडक्ट नहीं करता है। ऐसी स्थिति में क्या होगा कि यदि आप इसमें गर्म पानी डाले हैं तो गर्म पानी गर्म ही रह जाएगा, ठंडा नहीं हो पाएगा, बशर्ते कि ये इंसुलेटेड हो। इंसुलेटेड का मतलब ही होता है जो उष्मा का सुचालक नहीं हो। अब ये उष्मा का सुचालक जब होगा नहीं तो इससे इसमें उष्मा जाएगी नहीं, और इससे जब इसमें उष्मा जाएगी नहीं तो फिर उष्मा बाहर नहीं निकल पाएगा। इसका मतलब यदि ये इंसुलेटेड है, उष्मा का सुचालक नहीं है, तो ऐसी स्थिति में पदार्थ की मात्रा तो खैर नहीं ही बदली, अंदर ऊर्जा में भी या उष्मा में भी कोई आदान प्रदान नहीं होगा। और ऐसी स्थिति में आप इसमें गर्म पानी डालेंगे तो गर्म ही रह जाएगा, ठंडा डालेंगे तो ठंडा ही रह जाएगा। तो विलगित निकाय एक ऐसी निकाय होती है जिसमें परिवेश और निकाय के बीच न ही पदार्थ की मात्रा का आदान प्रदान होता है और न ही ऊर्जा का। उष्मा कह रहे हैं तो ऊर्जा ही है वो। तो यदि परिवेश और निकाय के बीच ऊर्जा का भी आदान प्रदान नहीं हो, पदार्थ का भी आदान प्रदान नहीं हो, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, विलगित निकाय। इसका एक एग्जांपल आप बताइए तो। थर्मस, थर्मस इसका सबसे सुपर एग्जांपल है। थर्मस में जब आप पानी गर्म करके रख देते हैं तो गर्म का गर्म ही रह जाता है। अब कहेंगे कि सर सातों जन्म तक गर्म ही रहेगा क्या? सातों जन्म तक गर्म नहीं रहेगा, लेकिन बहुत हद तक वो गर्म रहेगा। उसका रीजन क्या है, आप इस बात को समझिए, थोड़ा सुनिएगा ध्यान से। पहले आप इसके लिए आप पहले थर्मस को समझिए कि थर्मस क्या है। थर्मस के बनावट को समझिए, शायद बहुत लोग जानते भी होंगे, लेकिन फिर भी हम आपको समझाते हैं, देखिए शायद ज्यादा बेहतर आपको समझ में आ जाए। थर्मस के अंदर दो बर्तन होता है। एक ये वाला बर्तन, इस तरह से ये ढक्कन अपना बाहर निकला हुआ है, और इसके साथ में एक और बर्तन होता है। ये ढक्कन है, कुछ इस तरह का बात होता है। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा इसको, कितना बर्तन है इसमें? दो। आप जो गर्म पानी या गर्म दूध या गर्म चाय जो रखते हैं, ये इस बर्तन में नहीं रखते हैं, इस बर्तन में रखते हैं। आप इसमें मान लीजिए गर्म पानी रखे हुए, होता क्या है कि इस बर्तन को, ये जो पूरा का पूरा बर्तन है, इस बर्तन से सटा हुआ एक दूसरा बर्तन होता है, और इसमें निर्वात उत्पन्न कर दिया जाता है। इसमें जो गैस होता है ना, उस गैस को भी वहां से निकाल दिया जाता है। मतलब इस पार्ट में कुछ है ही नहीं, खोखला रहेगा। आप कभी थर्मस को हाथ में लेके फील कीजिए, आप देखिएगा कि बाहर से वो मोटा दिखता है, और अंदर में जब देखिएगा तो लगेगा कि बहुत कम जगह है। तो फिर वो और जगह कहाँ चला गया? वो और जो जगह है वो कहीं गया नहीं है, वो बीच में वैक्यूम क्रिएट किया हुआ है। अब वैक्यूम क्यों क्रिएट किया जाता है, इसका रीजन समझिए। यदि यहां पर गैस रह जाता तो क्या होता कि बर्तन में जब आप गर्म पानी रखे तो ये स्टील गर्म हो जाता, हाँ या ना? स्टील गर्म होता तो ये गैस यदि रहता तो गैस भी गर्म हो जाता, और ये गैस गर्म हो जाता तो ये बर्तन गर्म हो जाता, बाहर वाला बर्तन गर्म हो जाता, और बाहर वाला बर्तन गर्म हो जाता तो बाहर परिवेश में ठंडा है, अंदर गर्मी है, तो ये गर्मी अपने आप ट्रांसफर कर जाएगा किस में? परिवेश में, और चीजें धीरे धीरे ठंडा हो जाएगी। जैसे यदि आप एक गिलास दूध गर्म करके रख दीजिए, और यदि आप इसको पैक भी कर दीजिए, तो आप पाइएगा कि 2 घंटा 3 घंटा के बाद ये दूध ठंडा हो गया। क्यों ठंडा हो गया? क्योंकि गर्म दूध था, इससे उष्मा ट्रांसफर कर गई किस में? स्टील के बर्तन में, या जो भी बर्तन है उस बर्तन में, और वो बर्तन गर्म हुआ। बाहर एयर जो है वो ठंडा है, यहाँ गर्मी है, हीट का फ्लो गर्म से ठंडा की ओर होता है। बस पता चला सब का सब उष्मा इससे निकल गया। यानी एक सिंपल ग्लास से उष्मा निकल जाएगी, लेकिन थर्मस से ये चीज नहीं निकलता। तब आप कहेंगे कि सर तो जब नहीं निकला तो ठीक है, ये तो मान लेते हैं। अच्छा, ढक्कन लगा हुआ है तो पदार्थ की मात्रा तो कभी घटेगी ही नहीं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर यदि ऐसा है, इसमें वैक्यूम क्रिएट कर दिया गया, तो फिर 2 दिन 3 दिन तक तो गर्म रहता है, लेकिन उसके बाद ये ठंडा क्यों हो जाता है?
सवाल उठता है ना ये। तो इसके पीछे का एक नहीं, इसके पीछे का दो कारण है। पहला कारण, कितना भी वैक्यूम क्रिएट कर ले, 100% वैक्यूम क्रिएट मशीन के द्वारा नहीं किया जा सकता है। इसमें कुछ ना कुछ एयर का मॉलिक्यूल रह ही जाता है, पहला चीज। दूसरा चीज, आप ये बताइए कि आप इसको हवा में तो नहीं लटकाएंगे। अरे अंदर वाला बर्तन को हवा में तो नहीं लटकाएंगे, कहीं ना कहीं तो टच में होगा ही ना। तो बताइए यहाँ से ये हीट इधर से आते हुए ट्रांसफर नहीं कर जाएगा इसमें, और यदि हीट इसमें ट्रांसफर कर गया, एनर्जी इसमें ट्रांसफर कर गया, तो इससे फिर सराउंडिंग में चला जाएगा। तो 2 दिन 3 दिन तक बेचारा रेसिस्ट करता है, धीरे धीरे ये भी ठंडा हो जाता है, लेकिन काम चलने तक ये गर्म रखता है। अब आई बात समझ में कि ये कैसे काम करता है। तो थर्मस एक आइसोलेटेड सिस्टम है, थर्मस एक विलगित निकाय है, लेकिन पूर्ण रूप से वो विलगित निकाय भी नहीं है। पूर्ण रूप से विलगित निकाय बनाना वास्तव में बहुत टफ काम है, क्योंकि 100% एनर्जी को स्टोर कर ले, ऐसा करना बहुत मुश्किल है। लेकिन फिर भी आपसे उम्मीद करते हैं कि आप विलगित निकाय को समझ गए होंगे। क्या है विलगित निकाय? वैसा निकाय जिसमें निकाय तथा परिवेश के बीच ऊर्जा तथा पदार्थ दोनों में से किसी का भी आदान प्रदान नहीं होता है, उसे हम विलगित निकाय कहते हैं। और इसका प्रैक्टिकल व्यू ये है कि यदि आप विलगित निकाय में किसी गर्म चीज को रख देंगे तो सब दिन तक वो गर्म में रह जाएगा, और उसकी मात्रा जो रखे थे वही रहेगी, कुछ भी घटने वाली नहीं है, क्योंकि उष्मा भी नहीं निकल रहा है और पदार्थ की मात्रा भी नहीं निकल रही है। क्लियर है? अब लिखेंगे, लिखेंगे वह निकाय वह निकाय जिसमें वह निकाय जिसमें निकाय तथा परिवेश के बीच निकाय तथा परिवेश के बीच उष्मा तथा पदार्थ की मात्रा दोनों में से किसी का भी आदान प्रदान नहीं होता है, उसे विलगित निकाय कहते हैं। उसे विलगित निकाय कहते हैं। जैसे थर्मस, कौन चीज? थोरामोसा होता है? ठीक है, लिख लीजिए। अब क्या बोले, अब लिखिए दूसरा। क्या था दूसरा में? बंद, बंद निकाय। लिखेंगे बंद निकाय। कोई किसी के मुंह में नहीं मारेगा। लिखिए बंद निकाय। देखो, बंद निकाय एक ऐसी निकाय होती है जिसमें ऊर्जा का आदान प्रदान तो सम, 1 मिनट रुको, तो 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट रुक जाएंगे, सब लोग जहां है वहीं रुकेंगे। इसमें जो बात था वो सब तो हो ही गया, बस एक छोटा सा बात है, एक लाइन का वो बच गया था, उसको देख लीजिए आप। अरे जहां पर आप लिखे वहीं पर अट जाएगा, परेशान मत होइए। देखिए तो सही, आप तुरंत में ओल बोल काहे हो जाता है।
ठीक है, छोड़ देते हैं, बढ़िया आ गया। अच्छा, इसमें आपको ज्यादा परेशानी है, मतलब बढ़ जाए तो? दोनों में तो आप हल्ला ही करते हैं। सुनिए, अभी हम बात करेंगे डीएम और डी, सॉरी, डीएम और डीई की। पहले आप इसको समझिए। डी का मतलब डिफरेंस है, चेंज, और एम का मतलब मास, और डी का मतलब चेंज, ई का मतलब एनर्जी। आप ये बताइए कि जब द्रव्यमान में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा, जब ऊर्जा में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो डीएम का मान भी जीरो और डीई का मान भी जीरो, हाँ या ना? तो इस सिस्टम के लिए, विलगित निकाय के लिए, डी एम इज इक्वल टू जीरो एंड डी ई इज इक्वल टू जीरो। यहां पर डी एम और डी क्या है, समझ में आया? चेंज इन मास, चेंज इन एनर्जी। ये सब आगे जाके काम देता है, इसीलिए यहां बताना जरूरी था। बस इतना ही छूटा था। इस इसका इसका डेफिनेशन लिखेंगे। वह निकाय जिसमें निकाय तथा परिवेश, वह निकाय जिसमें निकाय तथा परिवेश के बीच ऊर्जा का आदान प्रदान होता है, परंतु वह निकाय जिसमें निकाय तथा परिवेश के बीच ऊर्जा का आदान प्रदान होता है, परंतु पदार्थ का आदान प्रदान नहीं होता है, उसे बंद निकाय कहते हैं। उसे बंद निकाय कहते हैं। जैसे बंद बीकर में गर्म जल। बताइए थी कैसे इसका एग्जाम्पल है? बीकर यदि बंद है तो वाष्प भी बाहर नहीं निकलेगा, लेकिन यदि गर्म जल है तो धीरे धीरे वो ठंडा जरूर होगा, क्योंकि ये इंसुलेटेड वॉल नहीं है, क्योंकि यह उष्मा का सुचालक है। ग्लास में रखिएगा, धीरे धीरे उसमें पानी ठंडा नहीं होगा, इसमें पानी ठंडा हो जाएगा। दोनों में समानता क्या है? पदार्थ की मात्रा वहां भी नहीं बदलेगी, पदार्थ की मात्रा यहां भी नहीं बदलेगी। लिखेंगे। अच्छा, इसके लिए बताइए तो, डीएम का मान जीरो, लेकिन डीई का मान इज नॉट इक्वल टू जीरो। इसमें ऊर्जा में जरूर जो पहले ऊर्जा होगी और जो बाद में ऊर्जा होगी, उसमें दोनों में अंतर होगा। तो हमारे ख्याल से आप तीसरा तो अपने आप समझ गए होंगे। क्या होगा तीसरा? खुली निकाय। वह निकाय जिसमें निकाय तथा परिवेश के बीच ऊर्जा तथा पदार्थ की मात्रा दोनों का आदान प्रदान होता है, उसे हम खुली निकाय कहते हैं। और उसके लिए डीएम और डी में से कोई भी जीरो नहीं होगा, दोनों इज नॉट इक्वल टू जीरो। लिखेंगे। तीसरा हेडिंग डालिए। ये पहले लिखिए, पूरा लिखिए इसको। इसको लिख लिए तो अगला हेडिंग डालिए, खुली निकाय। बढ़े?
ये चौथा नंबर है, सॉरी तीसरा, खुली निकाय। लिखेंगे वह निकाय जिसमें वह निकाय जिसमें निकाय तथा परिवेश के बीच, निकाय तथा परिवेश के बीच उष्मा तथा पदार्थ की मात्रा दोनों का आदान प्रदान होता है, उसे खुली निकाय कहते हैं। जैसे खुले बीकर में खौलता हुआ जल या उबलता हुआ जल, खुले बीकर में उबलता हुआ जल, इसमें बाबू डीएम भी 0 नहीं होगा और डीई भी 0 नहीं होगा। चूंकि आप बार बार डीएम और डीई की चर्चा की है तो आप लिख लीजिए। डीएम क्या है? चेंज इन मास। हिंदी में क्या बोलेंगे? द्रव्यमान में परिवर्तन। और डीई क्या है? चेंज इन एनर्जी। इसको बोलेंगे ऊर्जा में परिवर्तन। अब हमारा आगे का टॉपिक होगा निकाय के गुण। तो स्टार लगाइए, हेडिंग डालिए, निकाय के गुण। इसको इंग्लिश में हम बोलेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम। आप लोग क्लास में आते हैं, खाते पीते यदि कुछ हैं तो प्लीज आपसे काइंडली रिक्वेस्ट है कि पन्नी बाहर फेंका कीजिए। क्लास का जो हाल रहता है देखते हैं ना, कौन स्थिति रहता है, मतलब समझ में नहीं आता है कि आप लोग 11th-12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हैं, ये सब बात समझाना पड़ता है। और सोचिए ना, कचरा जहाँ बैठे हुए हैं वहीं फेंक रहे हैं, कल के डेट में फिर वहीं बैठेंगे। ये सब गलत आदत है ना, इसको सुधारना चाहिए आपको। और नहीं सुधारिएगा, देखो हमारे साथ कोई समस्या नहीं है, हम तो साफ करवा देंगे, लेकिन आपकी मानसिकता गंदी हो जाएगी जो जो काम आप करते हैं। अच्छा, आप एक चीज देखते होंगे, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, आप कभी कभी लड़की लोग खास करके देखी होगी, जैसे आप घर में बहुत बढ़िया से पोछा मार दिए, टाइल्स बिल्कुल साफ है, और एक आध गो आदमी आया जूता पहन ले चढ़ गया। ऐसा होता है? नहीं, पहले पूरा बात सुनिए। तो जब जब चढ़ गया, मान लीजिए जूता पहने हुए ही या चप्पल पहने हुए ही, तो उस समय आप उसको कुछ बोल सकें या ना बोल सकें, मन में तो बहुत सारा बात आता होगा, उसके लिए ढेर सारा आशीर्वाद आता है। हाँ, आता होगा, डेफिनेटली आता होगा। और यदि आप उससे भी ज्यादा समझदार हैं तो आपके दिमाग में ये आएगा कि सामने वाला आदमी कितना नासमझ है। ठीक है,
कोई भी आदमी कितना होशियार है और कितना, सुनिएगा एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात बताते हैं। किसी भी आदमी को आप होशियार मानते हैं या किसी भी आदमी को आप बुर्बक मानते हैं, तो ये एक कंपैरिजन के आधार पर होता है। कोई आदमी ना होशियार है ना कोई आदमी बुर्बक है, ये किसी के रेशियो में बुर्बक है या होशियार है। अब देखिए कैसे, आप वहां पर घर पे जब पोछा मारते हैं और कोई चढ़ जाता है जूता चप्पल पहन के, तो आपको लगता है कैसा बानर है। और वही आप जब क्लास में कचरा फेंकते हैं तब आप अपने बारे में नहीं सोच पाते हैं, तब हम सोचते हैं कि आप कितने बुर्बक हैं, है कि नहीं। तो वहां आप उसको बुर्बक ठहरा रहे हैं, यहाँ हम आपको बुर्बक ठहरा रहे हैं, हो सकता है हमको भी कोई बुर्बक ठहरा दे। तो हमारा प्रयास ये होना चाहिए ना कि अपने हिसाब से हम सही करें। यदि आपको समझ नहीं है तो मान लीजिए कि आपको बताया तो जा रहा है ना कि ये ठीक नहीं है, तो कम से कम उसको तो फॉलो कीजिए। उसको भी आप फॉलो नहीं करते हैं, ये गलत आदत, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या कॉपी किताब बंद कर लिए क्या? रहने दीजिए, इसको हम कल करेंगे। और क्लास सुनिए, क्लास कंटिन्यू अब इसी टाइम में, जब तक 11th है तब तक इसी टाइम में चलता रहेगा। 1 फरवरी से आपका 12th स्टार्ट होगा, टाइमिंग आपको बता दिया गया है। आप लोग सुबह में 6 से 7 ज्वाइन कर लेंगे, हो सके तो।